नमस्कार बच्चों, now we are starting the group 16 elements of p block elements. We are studying about the p block elements. We have studied group 15, now starting group 16. First one occurrence, then physical properties, then chemical properties. We are going to cover three major portions. First one occurrence. Occurrence it means फर्स्ट वन ग्रुप 6 एलिमेंट में कौन कौन आता है। तो आपको ग्रुप 16 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट लिखा है ऑक्सीजन, उसके बाद लिखा है सल्फर, उसके बाद लिखा है सेलेनियम, इसके बाद लिखा है टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये ग्रुप 16 में, इसको हम किस तरीके से याद रखते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओके, ये जनरल है, आप भी कुछ बना सकते हो पर आपको इस तरीके से ही याद रखना है। ओके, ये ग्रुप वाइज अगर इसका पीरियड वाइज देखें तो ये बोलेंगे सेकंड पीरियड, ये वाला थर्ड पीरियड, ये वाला फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड एंड ये सिक्स्थ पीरियड। किस पीरियड से बिलोंग करता है तो वो सेकंड से लेकर 6। अच्छा, फर्स्ट में कौन था, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओनली 2 एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग, बट सेकंड टू लेकर 6 से ये है। इसी तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन भी रहेगा जो कि हम अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं आपकी बुक से। ग्रुप 16 एलिमेंट क्या क्या लिखा है कि ये एलिमेंट फर्स्ट वन किस फेज में पाया जाता है, तो आपको ये आपके आसपास क्या चीज है, ऑक्सीजन किस फेज में है, किस गैसियस फेज में। सल्फर जो कि होता है पीले कलर का, किस फेज में पाया जा रहा है, सॉलिड। इट मींस यहां से लेकर यहां तक सारे कैसे हैं। ओके, अब बात करते हैं मेटल नॉन मेटल की। देखिए आपको इसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है, हम आप थोड़ी सी इसी से चर्चा करेंगे। यहां से ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओके, ये ब्लू लाइन ही शो कर रही है कि ये मेटलॉइड्स हैं, इसके ऊपर सारे नॉन मेटल्स, इट मींस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ओके, नॉन मेटल से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। अच्छा, पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव इट मींस इसका जो रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा, ये इसका सिक्रेशन मतलब इसमें निकलते रहते हैं। इसका टी हाफ लाइफ मतलब जितना ये है उसमें से जस्ट हाफ कितनी देर में रह जाएगा, इसके बारे में भी साफ साफ लिखा है यहाँ पे 13.8 डेज। टी हाफ पोलोनियम क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव है। ओके, टी हाफ कितना होता है तो बोले कि 13.8। दूसरी बात बता रखी है कि अगर पोलोनियम को आपको गेन करना है तो किससे गेन करेंगे, तो बोले कि थोरियम ब्रेक होगा तो पोलोनियम बन जाएगा। ठीक है ना, डीके प्रोडक्ट ऑफ द थोरियम एंड यूरेनियम, ये साफ साफ लिखा है। मतलब थोरियम और यूरेनियम जो कि हम अक्सर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं, उसका वो जो ब्रेक डाउन होगा तो वो पोलोनियम ही बनता है। ओके, और उसके बाद में जो एनर्जी बनती है जो कि थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए यूजफुल है, वो जो एनर्जी होती है वो बॉयलर में जाती है, बॉयलर वाला बॉयल करके उसको टरबाइन को चलाता है। ओके, वहां थर्मल एनर्जी बनती है, बट जो प्रोडक्ट बनता है ब्रेकडाउन डीके होने के बाद, तो थोरियम और यूरेनियम के ब्रेकडाउन से पोलोनियम बनता है। इट मींस ये वहां से मिल रहा है। अच्छा, और भी लोग कहीं रहते हैं कि हाँ होते हैं। पहली बात तो एक वर्ड याद कर लीजिए, ये इनको बोलते हैं केल्कोजेन। ठीक है ना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आपके यहाँ पे केल्कोजेन, जीएन का मतलब होता है जनरेट करना, और केल को मतलब होता है और, तो मतलब ऐसे मटेरियल जो कि और प्रोड्यूस करें, और को प्रोड्यूस करने वाले या और को और प्रोड्यूसिंग या फिर और जनरेटिंग। ठीक है ना, इनको बोलते हैं हम केल्कोजेन। ओके, अब ये और क्यों, क्योंकि आपके जितने भी मेटल्स मिलते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो सोल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। और सोल्ट में भी मैक्सिमम जो होते हैं वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, एस सल्फाइड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-4 चीजें लिख लीजिए आपके PbS। ठीक है ना, लेड सल्फाइड, इसको गेलेना बोला हुआ है। ठीक है ना, गेलेना के बाद में जिंक ब्लेंड, ये लो जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड। ओके, कॉपर पायरेट CuFeS2, कॉपर पायरेट। ओके, ये सारी चीजें क्या है, सल्फाइड है। और सल्फाइड हम कह रहे हैं कि इस वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि
बनाने के लिए उसका मेजर पोर्शन नहीं, लेकिन यूज तो हो रहा है ना, बिना ऑक्साइड और बिना सल्फाइड के निकल नहीं रहा है। तो जहां और के बनाने की बात आती है तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स का यूज है, मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए इनका नाम ही रख दिया गया कैल्कोजेन और प्रोड्यूसिंग। ये तो यहां तक की बात आ गई क्या। अच्छा, सल्फाइड आपकी जब भी बात करते हैं हम वोल्केनो इरप्शन की, तो एक गैस निकलती है। अगर कहीं पर वोल्केनो इरप्शन होने लगता है तो होगा क्या, जैसे वोल्केनो है ये, तो इस एक्चुअली में क्या होता है, इसमें से पहले क्या होता है, वो निकलेगा लावा, मैग्मा निकलेगा, बट उससे पहले ही गैस का सिक्रेशन होने लगता है। क्यों, अंदर की तरफ जो ऊपर जा रहा है उसका जो दबाव है वो गैस के कारण है, और गैस जो होती है वो कहीं कहीं से लीक करने लगती है। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं से लीक कर करके गैस जो निकलेगी वो गैस होती है H2S, और सल्फर क्या है, इसका प्रोडक्ट, इसका एलिमेंट है। तो H2S जो निकलती है वो वोल्केनो इरप्शन वाला। इवन तो इसके अंदर के आसपास में जो पानी होगा वो पानी कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। उसका भी कारण है कि उसमें सल्फर घुला हुआ है। ओके, आपके आसपास की कई चीज देख लीजिए, उसमें सल्फर होता है। कैसे होता है, सल्फर होता है एग्स में, एग्स में होता है प्रोटीन, एग में प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन में रहता है गार्लिक, गार्लिक और ओनियन में जो बदबू आती है वो सल्फर के कारण आती है, सल्फर बॉन्ड होते हैं उसके अंदर। मस्टर्ड में जो आप गर्म करते हो तो वो आप देखना आंखों में जलन होने लगती है, वो सल्फर बॉन्ड्स है, वो टूटेंगे, सल्फर से वो हो रहा। हेयर्स, वूल, इन सब में सल्फर, इट मींस मेजर कंट्रीब्यूशन तो है ही। ऑक्सीजन की बात कर लेंगे, ऑकरेंस में जो बात कर रहे हैं हम, अगर बात कर रहे हैं अर्थ की, अर्थ के अंदर मैं कह रहा हूं कि ओर्स में सल्फर, तो वो कह रहा है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अबंडेंट, यहां लिखा हुआ मोस्ट अबंडेंट जो है वो ऑक्सीजन है एलिमेंट। कहां पर, अर्थ के क्रस्ट में। क्यों है, क्योंकि वो और बनाने में काम आ रहा है। अच्छा, बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में 21% जो है 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो वहां भी कम नहीं है, गैसियस फेज में भी बहुत ज्यादा है, अंदर सॉलिड फॉर्म में और वहां भी बहुत ज्यादा। इट मींस इस वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ना जरूरी है। फिर हम इसकी बात करते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसको बाहर से देखना होता है कि बाहर कैसा दिख रहा है। ये तो मैंने एक बात तो आपको बता दी कि ये ऊपर वाला गैस है, बाकी सॉलिड है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या है, ये मैं ग्रुप 16 के लिख रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, बाहर से देखना होता है किस तरीके से दिख रहा है, क्या इसका वो मतलब इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन देखिए, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। पहले आप इसका एटॉमिक नंबर लिखना होगा। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 8 होता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8। सल्फर में कितना होगा, तो यहां से मैजिक नंबर शुरू है, तो कितना है, इसमें 8 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आपको इससे पता चलेगा आपको कि क्या कैसे क्या जोड़ते हैं। ये तो है 8, इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, यहां पे भी नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 8 जोड़ देंगे। इसके बाद में 8 तो जोड़ेंगे, क्योंकि 8 तो सब जगह जुड़ता है, पर यहां से यहां आने के बाद में बीच में 10 जो एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक के एक्स्ट्रा हो गए, तो यहां जोड़ेंगे हम 10 + 8। यहां पर भी 10 + 8 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहां की बात करेंगे, यहां पे देखिए आपको यहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए है ना, लेंथेनाइट्स, लेंथेनम से लेकर 57 से 71, ये 14 होते हैं टोटल। तो 14 + 10 + 8 ये इस तरीके से जोड़ेंगे। तो हम इस तरह से अगर ऐड करें तो इसके नंबर्स कैसे निकलेंगे, हमने अभी एक बताया कि यहाँ पर +8 करना है, तो ये सल्फर का कितना होगा, 16। यहाँ पर हमको +8 और 10 भी करना है, तो 18 जोड़ दिए तो आएगा 34, है ना। और 34 है, फिर क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। क्यों, यहां पर भी वही हालत है। हाँ, यहां से यहां पर आया तो भी क्या होगा, +8 और +10, यही ऐड करना है, तो क्या आएगा 52। ओके, 18 को जोड़ रहे हैं, तो सेलेनियम, अब टेलेनियम की बात करें 52। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, 8 तो जुड़ना ही है, 10 भी जुड़ रहा था, पर 14 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, मतलब 32 टोटल जुड़ रहा है।
32 टोटल जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 84, राइट। ये अब इसका एटॉमिक नंबर का डिसाइड हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसका कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। ये पहला सेल है, ये सेकंड सेल है। पहला सेल का कॉन्ट्री ये है वो हीलियम जैसा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हीलियम, फिर 2s2 2p4। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, नंबर ऑफ पीरियड 2, तो यहां पर आया 2 और 2, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP4। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि लास्ट में जो आपका वैलेंस सेल है उसमें यही कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अच्छा, थर्ड में आप देख लेना, इसमें इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ओके, तो हम क्या करेंगे इससे, जो अगर आप पास में अगर कोई वो नोबल गैस आ रही है पहले तो वो लिख दीजिए। मैंने लिख दिया नियोन। नियोन जैसे ही लिखा मतलब 10 तो यही कवर हो गया। ओके, बचा 6 मतलब हम कह रहे हैं कि ये जिस पीरियड से रिलेटेड होती है यहाँ वही नंबर लिखेंगे। देखो n की जगह 3 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पीरियड से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ क्या होगा, पहला क्या करेंगे हम, इसके सेलेनियम की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वाली जो वो लिख देंगे, और यहाँ की लिख देंगे नंबर ऑफ सेल, ये लो नंबर ऑफ सेल। और यहाँ क्या होगा है ना, आर्गन। आर्गन का होता है कितना होता है 16 17 18 28। आर्गन का होता है 18, तो टोटल कितना हुआ? तो अब एक और बात है, आर्गन के बाद में हाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी थी यहाँ पे हमने ये वाली चीज तो लिख दी पर ये वाली चीज तो छोड़ दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना था आपको डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि n+l रूल लगेगा। 3 + d, d का होता है 2, ये क्या आपको 11th में पढ़ाया गया था कि जहां 3d आ जाए और 4 आ जाए तो इसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका n नंबर लेस होगा उसको पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ 3d10 पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में n बढ़ा तो 4s2 लिखा जाएगा क्योंकि 4 + 0, फिर 4p लिखा जाएगा क्योंकि 4 + 1, तो 4p4। ओके, अब यहाँ क्या होगा, इसका तो होगा 18 10 28 30 34। ओके, सेम इसका जैसे लिखेंगे तो नियर अबाउट कौन सी गैस है वो लिख दीजिए। उसके बाद में केवल 10 यहाँ पे आएगा। हाँ, एक और बात, जो n होता है d हमेशा 1- होता है, क्योंकि ये 5th ग्रुप का है, इसीलिए 4d10 आएगा। ये अक्सर लिखा जाता है कि अगर d है तो यहाँ पे लिखा जाएगा n-2f 14, दूसरा n-1 d10। अगर d आता है तो n-1 वाला होता है, और f वाला आता है तो n-2 वाला होता है। और यहाँ नॉर्मल गैसेज आ जाएगी, कौन आएगी, क्रिप्टोन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट 84 के लिए क्या करेंगे, वो नेक्स्ट नॉर्मल गैसेज। उसके बाद में पीरियड में आपको f भी आ रहा है तो n-2 करना पड़ेगा। n- मतलब अगर ये बात करें तो 6 वाली ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आएगा 4f14, फिर 5d10, फिर 6s2 एंड 6p4। ओके, और कौन सी गैसेज है, तो सिंपल सी बात है कि जिनोन X3 की बात करें है ना, अगर कर 0। ओके, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कवर किया। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्या चीज है ये, वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और इनका जो जिस तरीके से अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेंगे। कैसे, उसके लिए अभी हम हल्का सा बताते हैं आपको। यहां तक हम केवल एलिमेंट्स की बात करेंगे, बाकी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब पहला हम एक एक करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है एटॉमिक नंबर समझा दिया। एटॉमिक मास, मास क्या होता है, मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों कहाँ है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के कारण को बोला न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ
p कितना होगा जितना इसका एटॉमिक नंबर से 8, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लगभग उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन, मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं, ये कंफर्म है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, बराबर तो भी होती है, और थोड़ा सा लेस भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन लगभग उसके दुगना ही रहेगा। जैसे कि इसका लिख रखा है 16 प्लस इसका 8 और क्या है इसका 16 प्लस 0 0, ये इसका u, ये एटॉमिक मास लिखा है। नेक्स्ट वाला कितना लिखा है कि 16 प्लस 0.2.6, ये लिखा हुआ है नहीं, हाँ 32.06, ओके। तो लगभग दुगना है। और इसका कितना है, इसका 78.96, इसका 127.60 और इसका 210। इट मीन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटॉमिक मास तो अपने आप ही बढ़ेगा। ये आपको ये अभी बता रहा है कि किस तरीके से बढ़ेगा। ये पहला तीसरा वाला हो गया। अब बात कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन को मैंने बता दिया। अब बात कर रहा है रेडियस। रेडियस की जब बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है शेल पे। हम अभी तो क्या बता रहे थे कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसमें कितने सेल हैं, तो इसमें इसके साथ में 1 सेल 2 सेल, मतलब K सेल और L सेल। ऑक्सीजन की बात करें, सल्फर की बात करें तो इसके बाद में 3 सेल आ गए। उसके बाद में नीचे की तरफ बात करें तो 1 2 3 4 आ गए। इसके बाद में बात करें 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद में बात करें तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। शेल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ द एटम, एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। नीचे की तरफ जो और बढ़ रही है, मैं डिफरेंट कलर का वो यूज कर लेता हूं। देखिए ये रेडियस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रही है। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन देन द नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज एंड साइमल्टेनियसली द कोवेलेंट रेडियस आल्सो विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली। अब ये कह रहा है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन या तो यहां से मूव कर जाए और या ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। मूव कर रहा है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अंदर आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है, इसका वो कारण है कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानूं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं ना, 1s2 2s2 2p4, ये एक्चुअली में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, चलो यहां तक तो कवर है, कोई बात नहीं। यहां पर है टोटल 6, वो चाह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 2s2 2p6। इसको बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट कहते हैं इसको, ऑक्टेट। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी प्रबल इच्छा है, और जब ये ले लेगा तो जैसे ऑक्सीजन होता है वो 2 फॉर्म में ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लेना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है और देता है। इस केस में ये क्या बन गया, ये है आयन, और जब वो आयन बन जाएगा तो उसकी अपनी एक रेडियस होगी। तो पर वो रेडियस भी किस पे डिपेंड करेगी, चलो इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है तो कहां आ रहा है, कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ही आता है। आउटर मोस्ट सेल में आ रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लिया सबने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने से तो और जेड इफेक्ट कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। तो लगभग जैसी कोवेलेंट रेडियस बढ़ रही है ऊपर से लेके, इसी तरीके से आयनिक रेडियस भी, ठीक है ना, आयनिक रेडियस भी इसी तरीके से बढ़ेगी। जैसे कोवेलेंट रेडियस बढ़ी, इसी तरीके से आयनिक रेडियस भी ऊपर से लेके नीचे जाएंगे, आयनिक रेडियस भी इसी तरीके से बढ़ेगी। ये इसका जो डेटा दे रखा है वो भी लगभग इसे दे रखा है, 140 184 198 221 230, सिंपल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इसी के साथ में बता दूं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन गेन किया ही है अपन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन, कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो रियल में होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया
तो आने के बाद में आप देखना यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसा मैंने पहले कई बार बताया है, जब भी बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी आती है, वहां से एनर्जी रिमूव होती है, ठीक है ना। जब भी किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, समझ लेना कि उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। तो बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन आएगा, बॉन्ड नहीं बना रहा तो भी एनर्जी रिलीज होगी। तो वो एनर्जी जो यहां से रिलीज हुई कब, एक इलेक्ट्रॉन के आने पर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहां से कुछ एनर्जी निकली है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, एक और बात, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, कि इतना सा दूर है, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्या? हाँ होगा, ठीक है। बट रिपल्शन का क्या है कि रिपल्शन भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, ये देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन है 2, यहां पर इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसको 7वें इलेक्ट्रॉन को आने पर कहेगा कि चलो यहां से निकलो, तुम जबरदस्ती हमारे यहाँ पे, जो हमारा जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस से, ये नया वाला आएगा तो ये भी तो कुछ अट्रैक्शन को गेन करेगा। तो ये कह रहा है कि हमारा जो अट्रैक्शन है इसमें थोड़ी सी साझेदारी बढ़ गई, जो हमको पसंद नहीं है। एक और बात, इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज नेगेटिव, एक तो बंटवारा हो गया प्रेम इसके न्यूक्लियस के पावर का, दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्शन हो रहा है कि सेम चार्ज है, जाओ यहां से। तो इस केस में क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां आने से रोक रहे हैं, रोका नहीं, आएगा तो सही वो, बट ये रोकने के कारण हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है वो कितनी निकल रही है, -141, जबकि निकलनी थी ज्यादा। जिसके अंदर सबसे छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस का, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी निकलनी थी, पर निकल कितनी रही है, इसकी निकल रही है 141 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और वो माइनस क्यों लिया, माइनस का मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट का बाहर निकलना। तो क्या सब में निकलेगी? हाँ, सब में निकलेगी। ये रूल तो हमेशा लगे रहेगा कि जब भी न्यूक्लियस आएगा, इलेक्ट्रॉन जब भी आया है, यहां से एनर्जी निकलेगी, ये तो रूल है ही। तो मतलब सभी जगह ये नेगेटिव तो होगा ही होगा, बात समझ में आई। दूसरी बात, यहां पे होनी चाहिए थी कम से कम 250 के आसपास, क्योंकि सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम यहां का अट्रैक्शन है, मान रहा हूं, इसी हिसाब से 250 होनी चाहिए, बट इनका आपस में रिपल्शन, इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दूसरी बात, इसका छोटा साइज होने के कारण से इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, इसके कारण से रिपल्शन बढ़ गया। अगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर घूम रहे होते तो रिपल्शन नहीं बढ़ता, जैसा कि आगे हुआ। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, पर यहाँ पर इतना पास पास नहीं, क्योंकि साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको इतना रिपल्शन फील नहीं हो रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी भी कितनी निकली, यहाँ पे निकली 200 किलो जूल पर मोल, ओके। जबकि ये तो सही निकली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन नहीं सही निकला, तो यहां निकलना था 250, तो निकला यहाँ पे 141, ये कम निकली है। ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस है जो अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, नीचे क्या होगा, नीचे क्या साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले में आ रहा है, लास्ट वाले सेल में, तो ये अट्रैक्शन तो उतना ही रहेगा ना, और जितना अट्रैक्शन होगा उसी में एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज बढ़ गया, उसी अकॉर्डिंग एनर्जी निकली, तो वो एनर्जी कम होती जाएगी। जो जैसे इसका है 195 किलो जूल पर मोल, इसका क्या है 190, और इसका कितना है 174। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे सेल बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो जो एनर्जी जो एग्जिट हो रही है वो भी कम होती जाएगी। यहां तक की बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। एक्सेप्शनल केस कहां था, केवल यहां पर, ये कम निकली है, जबकि ये निकल रही थी 250। उसका कारण बताएंगे, स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और उसके कारण से क्या हो रहा है, ये उतनी नहीं निकल पा रही जितनी निकलनी थी। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो क्या चीज है, वो है थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन
जैसे अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन गेन की बात हटा रहा हूं, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन को अब निकालना है, तो उसमें भी लगभग यही डायग्राम बनेगा, क्यों डायग्राम बनेगा, क्योंकि एटम का तो लगभग डायग्राम एक जैसा ही रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ा रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझिए, ये है पॉजिटिव, इसके बाद में फर्स्ट सेल सेकंड सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। जो इसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लूजली बाउंडेड। सबसे पहली बात उसमें लिखा जाता है गैसियस फेज, एक तो गैसियस फेज होना चाहिए ये। दूसरी बात सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अपने आप निकल जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये तो बना रहेगा, इसके अट्रैक्शन से ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी दी जा रही है जिसके कारण से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इस इलेक्ट्रॉन की, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता करता बाहर आ गया। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन of outermost cell in the gaseous phase is called as the ionization enthalpy। हिंदी में समझाएं तो आयन फॉर्मेशन के लिए, और आयन की कैसा इलेक्ट्रॉन को मूव आउट करना है, ये आयन तो बनेगा। अच्छा, इसके बाद एक आयन नहीं बनेगा, आयन बनेगा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया उसने, तो वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना। ठीक है ना। भले ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन पॉजिटिव ये बन रहा है, जो कि मुश्किल है, लेकिन बन तो सकता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम। सल्फर H+ बन सकता है, हालांकि बनता नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कहती है कि आउटर मोस्ट को इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आयन तो बना है, और इसके लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, और एनर्जी जब अंदर देनी पड़ती है तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक के कारण ये होगी हमेशा पॉजिटिव। देखिए सबकी पॉजिटिव है, देखता हूं मैं, हाँ देखो पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव है। इसका कारण ये एंडोथर्मिक है। यहां तक आपको बात क्लियर। अब आते हैं इसके डेटा पे कि पहली एंथैल्पी कैसी होगी, क्योंकि इसका और इसका अट्रैक्शन बहुत भयंकर है। इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जेड इफेक्ट इसको बोलते हैं, जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा इसी में ऑक्सीजन में। क्यों? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा इसी में। छोटा साइज है वो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के ही रखता है। तो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच के रखेगा वो, तो वो जाने देगा क्या? पर आप कह रहे हो हमको तो निकालना है, तो क्या करो, तो इसके अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी दीजिए। इसीलिए आप देखिएगा इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है 14 किलो जूल पर मोल। इट मींस बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। सही बात है, जैसा जितना छोटा साइज होता है उसको निकालने में उतना ही जोर आता है। यहां पर अब क्या है, थोड़ी दूरी बढ़ गई, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है। इट मींस थोड़ा सा अट्रैक्शन घट गया तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यहां पे भी होगा तो पॉजिटिव, लेकिन कितना होगा 1000 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, साइज और बढ़ गया, तो क्या होगा, ये आएगा +941 किलो जूल पर मोल। ठीक है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आप देखिए, इसका कितना है 869, और ये है 813। इट मींस अप टू डाउन जाओगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उस केस में इजीली निकाला जा सकता है। ये इसका सिंपल सा वो एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी जो डिक्रीज हो रही है वो क्यों हो रही है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कहती है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचना। तो जिसका जितना छोटा साइज होगा वो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा खींचेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें सबसे छोटा साइज किसका है, तो अब सबसे स्मॉलेस्ट साइज है इसका। स्मॉलेस्ट साइज होने के कारण से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर अपने इलेक्ट्रॉन ये सब ज्यादा होने के कारण से इसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा। यहां साइज बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ जाओगे क्या होगा, साइज बढ़ता गया। इसका मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो मतलब
अपने कैप्चर करके रखना है वो कम होता जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। 3.50, 2.44, 2.48, 2.01, 1.76 अप टू डाउन जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, हर सेल में अब कम होती जा रही है, सेल बढ़ रहा है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट वन है डेंसिटी। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी डिपेंड करती है इसके दो चीज पे, मास और वॉल्यूम पे। हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी डिपेंड करती है मास बाय वॉल्यूम। ओके, अगर हम अप टू डाउन जा रहे हो, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, एटॉमिक मास डे बाय डे हर सेल के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। ये बात आपको मैंने उससे भी बताई थी, कैसे इसका तो 8 होता है, इसका 16 होता है, इसका कितना होता है 18 जुड़ेंगे तो कितना होगा 34, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में इसका फिर 18 जुड़ेंगे 54, 52 है, और एंड इसका कितना होगा, इसका होगा, इसके 32 जुड़ेंगे तो 84 आएगा। मतलब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, ये बताया मैंने आपको। मतलब मास तो बढ़ रहा है। मास का बढ़ना समझ लीजिए प्रोटॉन का बढ़ना, और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम्स थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है साइज में, मतलब उसका जो मास होता है वो ज्यादा होता है उसका। एटॉमिक मास से ग्रेविटी डिसाइड होती है, जितना प्रोटॉन बढ़ेगा उतना जेट इफेक्ट भी बढ़ेगा। इसका मतलब अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है ना। बट अप टू डाउन जाओगे तो क्या होगा, हमने आपको बताया था जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज इतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। उसका कारण है डी और या एफ, ये जो आ जाते हैं ऑर्बिटल्स, इसका होता है पुअर शील्डिंग। और ये पुअर शील्डिंग के कारण से, जो कि कब से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है, ये डी यहां से शुरू हो गए और इसके बाद में डी और एफ नीचे। इट मींस इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो लगता है वो किस पे लगता है, आउटर मोस्ट शेल पे। जब ये पुअर शील्डिंग कर रहे हैं डी और एफ, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि एस और पी वाले हैं, इन पर अच्छे से पकड़ नहीं कर पा रहा है। न्यूक्लियस की पकड़ आउटर मोस्ट एस और पी पर नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो मतलब वो न्यूक्लियस की तरफ खींच रहे हैं। देखिए मैं इस तरह से समझा रहा हूं, यहां पर है ये है डी वाला, और इसी तरह से एफ वाला भी आएगा। न्यूक्लियस को ये जो अट्रैक्शन जो रोकना था वो ये नहीं रोक पा रहा है, मतलब बाकी लोग रोक रहे थे पर ये नहीं रोक पा रहा। तो यहाँ पर जो एस वाला है और ये पी वाला है, इसके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा ये सारे इसको सेल को इधर की तरफ मूव करवाएंगे। इससे क्या होगा, इससे साइज का जो होता है वो छोटा हो जाएगा। मतलब शेल वाइज बढ़ते बढ़ते आप देखना कि साइज छोटा हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए। आप बोलो शेल तो बढ़ रहा है, हाँ शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर इनर्ट पे इफेक्ट लग गया और छोटा हो गया, फिर बढ़ना चाहिए था, फिर छोटा हो गया, फिर बढ़ना चाहिए। यहां से यहां पर आते हुए जिस तरीके से बढ़ रहा उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों? इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और वो डिपेंड करता है डी और एफ के पुअर शील्डिंग पे। ये पुअर शील्डिंग मतलब शील्ड नहीं कर पाया, तो जेट इफेक्ट ने क्या किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इसके बाद में इसका जो साइज छोटा हो गया, मतलब वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। अब मैं क्या मानूंगा, अगर मैं ऊपर वाला तो बढ़ रहा और नीचे वाला इतना नहीं बढ़ रहा, तो क्या करेंगे आप, रिजल्टेंट निकालिए। देखिए ये तो है 3 टाइम बढ़ रहा और ये केवल 1 टाइम बढ़ रहा, इसका मतलब रिजल्टेंट में क्या होगा, अगर इससे इससे कट भी कर दिया जाए तो रिजल्टेंट में क्या आएगा कि डेंसिटी बढ़ेगी। अब आप इसका वो देखिए डेटा क्या दिखा हुआ है, 132, 206, 4.19, 6.2, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। जैसे जैसे अप टू डाउन जा रहे हो डेंसिटी बढ़ रही है। याद तक बात खत्म। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इसके एटॉमिक मास पे, ठीक है ना। मास किसे, हाँ ये मास पे डिपेंड करता है। कैसे, अभी उसका भी समझा रहे हैं आपको। अप टू डाउन जाओगे तो अभी तक बात मैंने समझी, ये एटॉमिक मास तो बढ़ेगा, और एटॉमिक मास का सीधा रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जब जब एटॉमिक मास बढ़ेगा
तब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ऐसा ही प्रभाव इसमें पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ऐसा इसमें दिखा है, देखो एटॉमिक मास बढ़ा 55, 393, 490, 70, लगातार बढ़ रहा, केवल लास्ट में कम हुआ है ना। वो क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए जल्दी बॉइल हुई है। इधर देखिए 90, 718, 900, 1200, इट मीन्स नीचे नीचे जा रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, डेटा भी यही कह रहा है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, इसमें देखिए आप बहुत डिफरेंस है। इसका तो आ रहा है 90 और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 718, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद में कितना है 900, 1200, 1200, इसका मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम। ये क्या ऐसा है, इसको समझाने के लिए आपको समझना होगा कि इसके एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर्स। एलोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, एलोट्रोप फॉर्म का मतलब होता है कि कार्बन जो है, जैसे कार्बन से ही डायमंड बना है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है, और कार्बन से ही बकमिस्टर फुलरिन बना है। ऑक्सीजन भी बना है, ऑक्सीजन और O3, ये दोनों ऑक्सीजन से बने, ये है एलोट्रोप्स, वो भी है एलोट्रोप्स। ये कार्बन के एलोट्रोप्स, ये ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स, ऐसे सल्फर के एलोट्रोप्स। तो ऑक्सीजन का जो एलोट्रोप्स होता है वो O2 ज्यादा स्टेबल है, और अगर सल्फर की बात करें तो ये S8 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, मैं दो एलोट्रोप की बात कर रहा हूं। ये जो ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, ये तो ठीक है गैस फॉर्म में, पहले ही तो गैस फॉर्म में है, इसको बॉईल करने में क्या प्रॉब्लम है। गैस को तो इजीली बॉईल किया था, क्योंकि वो तो लिक्विड ही बड़ी मुश्किल से आ रही है। गैस लिक्विड में आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है। कब, जब इसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर कम कर दिया जाए, ये लिक्विड में आ जाएगी, और लिक्विड में आने के बाद बॉईल कर सकते हैं, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये S8 का तो स्ट्रक्चर ही कैसा होता है पता है, इस तरीके से क्राउन टाइप का, ये इस तरीके से, ये क्राउन टाइप का, और इसके हर एक चीज पे एक सल्फर है, ये सल्फर। ये S8 की स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण से ही स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी आने के कारण से इसके एटम्स को अगर मैं दूर करना चाहूँ तो मुझे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। इससे पहले इसको, पहले तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड से पहले लिक्विड करो तो भी एनर्जी चाहिए, और लिक्विड से बॉईल करोगे तो भी बहुत एनर्जी चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सल्फर कितना है, 718 केल्विन, बहुत ज्यादा है। ओके, ये आपको पूछा जा सकता है। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट भी इसी तरीके से थोड़ा डिफरेंस है, उसका भी कारण यही है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या चीज होती है ना। तो एलोट्रोप क्या होता है कि एक ही चीज से बना है पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होगी, इसकी फॉर्म अलग, इसकी फॉर्म अलग, इसकी फॉर्म अलग, इसकी स्ट्रॉन्गनेस सबकी अलग अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, बना सब कार्बन का, अलग अलग फॉर्म में, इसको एलोट्रोप्स बोलते हैं ना। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो चीज बताती है कि आगे की तरफ बॉन्डिंग कितना बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर मैं इसकी बात करूं 1s2, ये है 2s2, और ये है 2p4, है ना। ओके, ये मैंने ऑक्सीजन का बनाया। तो रियल में तो क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट कुछ नहीं होती, जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना, तो चार्ज कितना है, तो चार्ज का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, क्या करना होगा, वो कह रहा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और लाने होंगे। जब और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन किए जाएंगे तब ये क्या बताएगा, -2 बताएगा। तो ये -2 जो चार्ज आता है यही इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी है, और ये सबसे स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है। क्यों, इसके कारण से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में आप कहो कि नहीं मैं 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, ठीक है, तो +1 दिखा देगा। हो गया, नहीं 2 देना चाहता हूं, ठीक है, दोनों मिलाकर +2 भी दिखा सकता है। -2 तो दिखाई गई, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना ये सबसे स्टेबल की चीज है।
ओके, जब लेते हैं तब क्या होता है, माइनस चार्ज आता है, ठीक है। और अच्छा वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मैं 2 इलेक्ट्रॉन ना लूं और एक ही इलेक्ट्रॉन लूं तो -1 भी दिखा सकता है, तो दिखा तो सब कुछ सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन का हो गया। अब ऑक्सीजन के अलावा कितना होगा, ये इसकी बात करते हैं अगले की। इसमें 4 और 6 भी लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए मैं अब आगे की बात कर रहा हूं ना, ये इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा इसको क्या चीज है। अब मैं सल्फर का बना रहा हूं, सल्फर का आउटर मोस्ट शेल है 3s2 3p4, ओके। सबसे पहली चीज, और एक और बात, जब सल्फर आ जाता है तो यहां से वैकेंट d ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाता है, इसको आप बोलते हो 3d, ओके। ये वैकेंट है पर अवेलेबल है, ओके। सबसे पहली बात, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहे, ठीक है 2 दे दिया तो +2, जो कि बहुत कम दिखाता ही नहीं है, वो तो निकल जाए, तो फ्री फॉर्म में अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी दे दो निकल जाएंगे, है ना। आपने क्या किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी दी थी ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये कल इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेंगे, जैसे कि सल्फर में लिखा था कितना है आयनाइजेशन 1000 किलो जूल दे दीजिए, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो निकल सकता है, मना नहीं किया जा रहा है। अगर एक निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो दोनों निकलेंगे तो +2 भी दिखा सकता है। दूसरी बात मैंने कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और जो लेगा तब ये -2 दिखाएगा, ये स्टेबल है। अब दूसरी चीज जो समझानी है वो चीज देखिए, क्योंकि इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन चाहे कि मैं यहां से स्विच करके यहां आऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस कर दो। अब कितने रह गए, अब रह गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में क्या होगा, चारों बोलेंगे मैं तो बॉन्ड बनाना चाहता हूं, मैं तो हमारे तो कोई आई है बॉन्ड बनाई है, हम तो अवेलेबल है हमारे पास। उस केस में ये यहां पर भी बॉन्ड बनेगा और यहां पर भी बॉन्ड बनेगा, तब ये कितना बताएगा, -4। लेकिन इतना ऐसा करने से प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों, 4 और 4 8 और 2 10, ऑक्टेट रूल का वायलेशन है। तो क्या ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मेरे 4 में लूज करने के लिए अवेलेबल है, तो 4 अगर ये लूज करना चाहे तो ये +4 भी दिखाएगा। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन भी अगर कहे कि नहीं मैं भी जंप करके यहां आना चाहता हूं, आ जाओ भैया, तब क्या होगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो जाएगा। ये आउटर मोस्ट है, ये तो हो सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरीके से स्विच कर सकते हैं जब उसके बाद एनर्जी आ जाए। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था, लाइमन बामन पास्चर ब्रैकेट फंड, एनर्जी आ रही है, अपर एनर्जी लेवल्स में वो सेट हो रहे हैं, यहां से यहां पर सेट हो गया। अब कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, चलो हम 6 देने को तैयार है, तो यहां बताएगा +6 भी, इसीलिए यहां लिखा हुआ देखो -2 +2 +4 +6 सारी चीज। और आगे वाले सारे ये सब बताएंगे, क्यों बताएंगे, क्योंकि सब में वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है। किसमें नहीं है, तो बोले ऑक्सीजन में नहीं है, जिसमें नहीं है उसमें वो 4 और 6 नहीं बता सकता, जैसा कि ऑक्सीजन में है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। एक इसका एनोमलस बिहेवियर देखिए, एनोमलस बिहेवियर का क्या मतलब है कि रियल में ऑक्सीजन को बताना था अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, पर ये अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग बताता नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें डिफरेंट बताता है। उसका कारण क्या है, उसका पहला कारण इसमें साइज, सबसे पहला प्रॉब्लम है इसका स्मॉल साइज। स्मॉल साइज से क्या हो रहा है भैया, जैसे स्मॉल साइज होता है तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो जाती है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट ही होती है इलेक्ट्रॉन से। इससे क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो इजीली लूज नहीं करता है। तो नहीं करने से कारण से क्या हो रहा है, और अपने तो लूज करता है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन का और खींच लेता है। इसके कारण से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको एनोमलस के बारे में पूछा जाए कि क्या बिहेवियर है, तो आप उसमें 3 चीज बताएंगे। सबसे पहला स्मॉल साइज में होना, दूसरी बात है अपने इलेक्ट्रॉन तो खींचे, दूसरे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा, और सेकंड नंबर पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद में इसी की है, सेकंड हाईएस्ट
फ्लोरीन ही एकमात्र है जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। थर्ड चीज क्या है जो अक्सर अभी तक पढ़ी मैंने, क्या है कि डी ऑर्बिटल का प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके कारण से वो अभी भी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, उसमें वो भी नहीं बताई। बाकी ये सब लोग बता रहे हैं +4, ठीक है ना, और 6 वाला 3 जने बता रहे हैं, बट ये क्यों नहीं बता रहा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, 3 चीज हो गई। पर एक और बात, स्मॉल साइज और इसके कारण से एक और नया एक और क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, रूल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों ही बना पाते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनाएगा किससे, स्मॉल एटम्स को अपनी तरफ खींचेगा, और उसमें से हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनके पास में हाइड्रोजन आ जाएगा तो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। उसका कारण क्या था, छोटा साइज होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना, अपने पकड़ के सब खींचेगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे फर्क पड़ेगा। कैसे, मैं 2 प्रोडक्ट लिख रहा हूं। पहला प्रोडक्ट है इसके हाइड्राइड, ये इसका हाइड्राइड है H2O, नीचे वाले का हाइड्राइड है H2S। ये तो है लिक्विड, ये तो है गैस, और ये है लिक्विड। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, बट H2S गैस है और H2O ये लिक्विड है। इसका मतलब इसकी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसको तो गैस होना चाहिए था ना, और इसको लिक्विड होना चाहिए था या सॉलिड होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे मेन रीजन है ये स्मॉल साइज होना, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन में, कैसे, देखिए ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये इनके बीच का एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद में इसकी ये Lp है, किसके Lp है, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2 तो बॉन्ड बनाने में, 2 Lp। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, पास में कोई हाइड्रोजन घूम रहा है, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन घूम रहा है, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये कह रहा है कि ये जो बॉन्डिंग बन रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण से पास वाले हाइड्रोजन को उसको अपनी तरफ खींचना, ये बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके कारण से उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब पास पास। हमने क्या कहा था अब तक, ये है गैस, अगर ये पार्टिकल पास आ गया तो ये हो गया लिक्विड, और पास आ गया तो ये हो गया सॉलिड। तो मतलब बात क्या है कि पार्टिकल का पास पास आना, इसके कारण से क्या हो रहा है, ये गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यही कारण है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और ये लिक्विड फेज में पाया जाता है, और ये गैस फेज में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है, ये इसमें लिखा हुआ भी है। दूसरी बात आपको अब इसकी बात करते हैं, इसकी 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी डिक्रीज ऑर्डर और इंक्रीज ऑर्डर। तो ये तीनों चीज अब आगे भी काम आएगी, और आगे इसकी एनोमलस बिहेवियर को शो करते हुए इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। कि अगर मैं बात करूं इसकी -2 प्लस -4 +6 एंड +4, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमने कहा है कि -2, ये नीचे जाओगे तो ये कैसी हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये भी डिक्रीज हो जाएगी, पर +4 क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। और ये मैं क्या लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 डिक्रीज क्यों हो रही है, इसका कारण है साइज का बढ़ना। जब साइज बढ़ता है तो जो होता है ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, वो कम पड़ता जाता है। तो -2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अरे भैया इतना अट्रैक्शन ही नहीं है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल के रख ले, वो खूब है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करना, ये तो और मुश्किल काम है। उस केस में यहाँ पर मुश्किल है, इसीलिए वो कह रहा है कि ये डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, +6 मतलब ये तो देना, ठीक है, ये इंक्रीज होगी, लेकिन नीचे जाने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, वो नीचे जाने पर आउटर मोस्ट के अपने तरफ खींचेगा, S इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, P इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। वो कह रहे कहां जा रहे हो भैया, चलो पुअर शील्डिंग ऑफ द D एंड S, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा लास्ट वालों को, और वो लूज करने से मना कर देगा।
तो नीचे जाओगे इनर्ट पे इफेक्ट लगेगा, उस केस में क्या होगा, s इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे। कौन नहीं जा पाएंगे, s इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने अभी बताया था आपको, ये जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये d ऑर्बिटल है इसके पास वाला, तो ये इसके कारण से इसको अट्रैक्शन होता है, ये खींचेगा और ये खींचेगा क्योंकि ये तो एक गोल है, इसके बाद में खींचता, जब ये s वाला खींचेगा तो इससे साइज बढ़ेगा और s पे ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब इस पे नहीं पड़ेगा। NH2NP4 ये अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं है, मतलब बाहर पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये तो खींच गया। इधर खींचने के कारण से कोई पास में आ रहा तो उसको मना कर दे रहा है कि भैया मैं तो अवेलेबल नहीं हूं, मेरे को न्यूक्लियस ने खींच लिया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो s के हैं, जो s वाला है ये अवेलेबल नहीं है, तो कौन बच गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल रहते हैं और वो नीचे तरफ जाओगे साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का इसका अट्रैक्शन नहीं है, इनर पैड से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये +4 ये इंक्रीज होगी। ये आपका बुक में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। इनर पैड से ये तो बढ़ रही है, ये घट रही है और ये तो घटेगी क्योंकि साइज तो बढ़ेगा। ये 3 चीज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ये आप देखना। इसके बाद में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि ऑक्सीजन जो होता है वो 2-3 तरीके की चीज बताता है, जैसे OF2। अगर मैं इसकी बात करूं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इस तरीके से बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो फ्लोरीन। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा, ये खींचेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर +1। इस वाले इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, इसको -1, इसका +1, तो यहाँ टोटल कितना आया, +2। मतलब ऑक्सीजन जो कभी नेगेटिव -2 बताता था, ये देखो +2 भी बता रहा है, ठीक है ना, अभी लिखा होता है ना +2 बता रहा है। इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल और देखिए, H2O में मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, किसके पास बताएगा, ये लो, ये कहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लो, ये लो -1, इस वाले इलेक्ट्रॉन को -1, ये +1, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, -2। ठीक है, ये तो आपने बताया था, -2 तो बताता ही है, ये एक्सेप्शनल है, ये भी बता दिया। अच्छा, और बीच का भी कुछ बताता है, हाँ बताता हूँ मैं, H2O2 की फॉर्मेशन बताता हूँ। ये है H2O2 की स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड के कारण से क्या होगा, ये -1 और ये +1, इस बॉन्ड के कारण से ये 0, ये 0। क्यों, सेम अगर एटम है तो कौन किसी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, -1, हाइड्रोजन की कम है, +1। ओके, इस केस में ऑक्सीजन पे कितना आया, इस केस में आया है -1। अरे ये तो -1 नहीं बता रहा है, जो कि यहाँ लिखा है ना -1 बता रहा है, देखो ये -1 जो बता रहा है, इसकी एनोमलस बिहेवियर में सब बता रहा हूँ आपको। अच्छा, और हाफ भी बताता है क्या, हाँ बताता है, देखिए इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। ये तो 11th में बहुत सारी बात पढ़ा दिया है ना, अब मेन चीज है इसकी हाफ बताने की। देखो एग्जांपल, KO2 देखिए, KO2, K का हमेशा +1 रहता है, क्यों, ये तो ग्रुप 1 का मेंबर है और उसका काम है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो लॉस कर दिया, +1 दिखा दिया। इसके हिसाब से यहाँ होगा -1, और -1 किससे, 2 एटम है और -1 है, तो मतलब एक पे कितना हुआ, एक पे -½ आया, -½ और -½ मिलकर बनाया है -1। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन क्या बता रहा है, -1, ये सुपर ऑक्साइड कहलाता है इसको। अच्छा, और भी है सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये जो पहले ग्रुप वाला है ना, यही लगभग ऐसा बताता है, ये एक्सेल +1 बताएंगे, यहाँ पर भी -1 बताएगा, ये -½ बताएगा यहाँ पर भी। अच्छा, CS CGM इस पे भी -½ बताएगा। अच्छा, KO2 बता दिया, इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड तो है लेकिन ये सुपर ऑक्साइड है, मतलब ऐसा भी कुछ अक्सर बताता नहीं है कि -½ भी बताने लग जाए, पर यहाँ पर -½ बताया जा रहा है, वेरी एक्सेप्शनल है, लेकिन याद करना जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं उसकी कितने इसकी बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी है। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमेशा कितनी होती है, जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसके, तो यहाँ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये जैसे ये है,
ये कह रहा है एक बॉन्ड तो ये बना दिया, इसके बाद में ये 2 Lp है, तो अगर ये एक बॉन्ड सिग्मा, ये एक बॉन्ड सिग्मा, एक Lp को भी सिग्मा मान सकते हैं, क्योंकि इससे भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी सिग्मा, तो इसकी कोवेलेंसी तो है 4, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी तो है 4, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये d ऑर्बिटल इसमें नहीं है। d ऑर्बिटल होता तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते तो ज्यादा भी बढ़ सकती थी, पर इसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं है, और ज्यादा ज्यादा कितनी बताता है वो 2 ही बनाता है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में -2 बताता है, ये इसकी मजबूत वाली बात है। तो आपको पूछा जाए कितनी बता सकता है, तो 4 बता सकता है, जनरली कितनी बताता है, प्रैक्टिकली तो ये 2 बताता है, ठीक है ना। अगला, अब वो कह रहा है कि इनकी रिएक्शन, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि केमिकली उनको रिएक्ट करना होता है, कि किस तरीके से ये आगे केमिकली रिएक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे बुक में सबसे पहले लिखा है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है ना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, सीधी सी बात है हाइड्रेट बनाएगा, तो सबके हाइड्रेट बना देता है, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे बनाएगा, ये देखिए, इसका बनाएगा H2O, इसका बनाएगा H2S, इसका बनाएगा H2Se, इसका बनाएगा H2Te, इसका बनाएगा H2PO, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मैंने क्या बताया, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ रहता है, तो क्या यहाँ रहता है, बाकी में बॉन्डिंग नहीं बन पाती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, साइज बढ़ रहा है, जो न्यूक्लियस का जो पावर है वो घट रहा है। इस केस में क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे जाएंगे तो कुछ चीजें रहेगी, कैसे, अप टू डाउन जाओगे, हाइड्रोजन और एलिमेंट का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो तोड़ना आसान है कि नहीं है, कि तोड़ना आसान है, तो ये बॉन्ड H और E इसको डिसोशिएट करना है, डिसोशिएट करने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी वो कैसे देनी पड़ेगी, एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि अप टू डाउन जाओगे तो एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, लेस रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन देखिए, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, अगर मैं इसको गर्म करूं, थर्मल स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, तो मैं कह रहा हूं कि नीचे की तरफ जा रहे हो तो स्टेबिलिटी तो वैसे ही कमजोर हो रही है, ऊपर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो नीचे जाओगे तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो मतलब सिंपल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, 2 कंक्लूजन। अच्छा, एक और बात, हम कह रहे हैं कि नीचे वाला बॉन्ड कमजोर है, कमजोर है तो क्या होगा, इसके थ्रू हाइड्रोजन देने की प्रोबेबिलिटी, हाइड्रोजन कितना बहुत जल्दी निकल जाएगा। जब ये जल्दी निकलेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन डिसाइड करता है ना एसिडिक नेचर, तो बोले कि एसिडिक नेचर ऊपर से लेकर नीचे जाओगे तो क्या होगा, जल्दी निकलने के कारण से बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, एसिडिक नेचर विल इंक्रीज व्हेन अप टू डाउन इन हाइड्रेट। समझ में आया। तीसरी बात, अगर ये बात करें रिड्यूसिंग, हम कभी कभी कहते हैं ना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर ये हाइड्रोजन जल्दी देगा तो कोई तो होगा जो हाइड्रोजन लेगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर है, जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा उतना ही वो रिड्यूसिंग पावर होगा कि नहीं होगा। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अप टू डाउन जाओगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपने ऊपर से लेके नीचे गए, हाइड्रोजन लूजली बाउंडेड है, चलो जाओ आप, दूसरे ने गेन किया और खुद उसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन करने में इसका निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर है, प्रॉपर्टी है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरों को रिडक्शन तो कर देगा ना, तो रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ता जाएगा। ये 4 कंक्लूजन है जो अब तक, और H2O में नहीं होती रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसमें सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे तो छोड़ेगा ही नहीं और दूसरे हाइड्रोजन को और गेन कर लेगा।
इस केस में क्या होगा, यहाँ सबसे कम यहाँ सबसे ज्यादा। ये बात आपकी बुक में भी लिखी है। अब थोड़ी बात और ये लिख देते हैं, ये कर लेते हैं कि इनके बाद में ऑक्साइड बना रखे हैं आपके। सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी है ऑक्सीजन से रिएक्शन। ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब क्या है कि अब जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं सल्फर लूँ तो सल्फर का दो ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, तो हम लिख देते EO2 और एक बनेगा EO3, ठीक है ना। अच्छा EO2 कैसे बनेगा कि SO2 SeO2। अच्छा ऑक्सीजन को नहीं बनाया, चलो O को बना लो, O3 बन गया। एक अपना ऑक्सीजन, दो और ऑक्सीजन निकालो, ठीक है ना। SO2 SeO2 TeO2, ओके, इस तरीके से ऑक्साइड बना, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, ये क्या है, ये गैस है। SO2 क्या है, गैस है, तो ये तो है गैस। ये क्या चीज है, SeO2, ये सॉलिड है भैया, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी पता पड़ गई। अच्छा यहाँ पर क्या है, वही वाली बात SO3, ठीक है ना, SeO3, ठीक है ना, TeO3। यहाँ पे SO3 ये क्या है, गैस है, ठीक है ना, और TeO3 इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी एसिडिक मेथड। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इनमें क्या चीज है, अगर मैं SO2 की बात करूं प्लस H2O की बात करूं तो क्या बनाएगा, H2SO3, मतलब सल्फ्यूरस एसिड। मतलब क्या है, एसिडिक नेचर ज्यादा है, एसिडिक नेचर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसके जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अच्छा आप बोलोगे नहीं SO3 के बताओ आप, तो चलो SO3 को भी H2 कर देते हैं, तब क्या होगा, तब बनेगा H2SO4। तो ये कौन सा कम एसिड है, ये तो और अच्छा वाला एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक नेचर, सल्फ्यूरस एसिड एसिडिक नेचर, तो दोनों ही एसिडिक नेचर शो करते हैं। तीसरा, अप टू डाउन जाओगे तो क्या होगा, अप टू डाउन जाओगे तो हम क्या कह रहे थे अब तक कि बॉन्डिंग कमजोर होती जाती है क्योंकि साइड बढ़ता जाता है। जब बॉन्ड कमजोर हुआ, साइड बढ़ता गया, ऑक्सीजन रिलीज होना इजी हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिलीज होना इजी है। अब ऑक्सीजन रिलीज इजी हो जाएगा, इसका मतलब खुद का तो रिडक्शन हो गया, और इसका मतलब दूसरे का क्या कर दिया, उसने ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है ना, उसने अपना रिडक्शन करके दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है ना। ये बात आपको देखना है, दूसरे को ऑक्साइड करेगा तो अप टू डाउन जाओगे, ऑक्सीजन इजीली निकलेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का नेचर बढ़ता जाएगा। ये बात आपकी इंपॉर्टेंट। अप टू डाउन जाओगे तो प्लस 4 स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक चीज और देखनी है क्या कि SO2 तो रिड्यूसिंग है और TeO2 ये थोड़ी सी आपको इसको पता करना है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, एक तो इनमें से जो क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे कि नेचर कैसा है, क्या क्या बनता है। अब वो कह रहा है कि अगर SO2 की बात करें, वो कह रहा है SO2 ये क्या चीज है, ये रिड्यूसिंग है, ओके, और ये TeO2 जो यहाँ पे बना है ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है। अब वो कह रहा है कि ऐसा क्यों है, इसका कारण है +4 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ठीक है ना। हम बात करते हैं नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा, अभी क्या बताया था, +4 ऑक्सीडाइजिंग जो कैपेसिटी है वो अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है। मैंने कहा कि +6 जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है वो नीचे की तरफ जाने पर घटती है। तो ये TeO2 तो चाहता है कि किसमें जाना, कि ये वाला तो चाहता है कि ये +4, यहाँ पे ये किसकी कौन सी स्टेबिलिटी है, +4, इसकी किसी है +4 मान लेते हैं, बट ये चाहता है +6 में जाना। क्यों, क्योंकि ऊपर +6 स्टेबल है। अब +6 में जाने के लिए करना क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होगा, लॉस ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन, इसके कारण से +4 से +6 जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर +6 मजबूत है, स्टेबिलिटी ऑफ द +6 ज्यादा है। सल्फर के केस में +6 सबसे ज्यादा है, वो चाहता है कि +6 में जाए, इसके कह रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहीं तो जाएंगे नहीं, तो जब लॉस होगा तो ये अपने आप को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे तो वो रिडक्शन होगा नहीं होगा उसका, तो वो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और लॉस करने के बाद में ये रिड्यूसिंग रहेगा, और ये +2 में जाना चाहता है, ठीक
ठीक है ना, क्यों नीचे जाएगा तो ये कह रहा है कि और इलेक्ट्रॉन +2 और गेन करना चाहता है, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा, और गेन करने की स्थिति में, ठीक है ना, +4 है और क्या गेन कर लो यार, इधर मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि इनर्ट पे इफेक्ट तो लग ही रहा है, नीचे की तरफ और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ जा रहा है ना, एस इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखा ही, ये जो पी इलेक्ट्रॉन है इनको भी इनमें से भी खींच के रखना चाहता है, वो +2 में जाना चाहता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहता है गेन करने, और गेन करेगा तो क्या होगा, खुद का उसका क्या होगा, खुद का रिड्यूसिंग होगा, तो वो दूसरे का ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये खुद तो रिड्यूस होना चाहता है, यहाँ ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो ये रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को छीनेगा, उसकी पॉजिटिव वाली बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो चार्ज बढ़ेगा, तो ये दूसरे का ऑक्सीडाइज कर देगा, ये दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसका कारण है इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो SO2 चाहता है इसकी, हाँ एक और बात, SO2 रिड्यूसिंग हो गया, TiO2 ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ये बात मैंने आपको क्लियर बता दी, ठीक है ना, क्योंकि ये +2 में जाना चाहता है, खुद रिड्यूस हो रहा है। अगर ये पूछा जाए कि इसका रिडक्शन होगा कि हाँ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा कि हाँ ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये इसका मीनिंग है। ऑक्साइड की बात केस बता रहा हूँ ना। इसके बाद में बता रहा है कि हेलोजन, नेक्स्ट चीज है हेलोजन। जब हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है, हेलोजन का मतलब है कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, इनसे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो सल्फर 3 तरह के रिएक्शन बनाता है, ठीक है ना। तो क्या चीज बनाता है कि पहले तो कैसे कैसे बनता है, देखिए अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, क्या है हेलोजन, हेलोजन से रिएक्शन करने के बाद में इसको X बोलते हैं अपन, तो ये जैसे बनाता कैसा है, या तो ये 6 बनाएगा, या फिर बनाएगा ये EX4 बनाएगा, और या बनाएगा ये EX2 बनाएगा, तो ये तीनों को ही लास्ट समझना है। EX6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, और इसमें से भी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसमें फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पकड़ मजबूत है, सबसे छोटा साइज है इसका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या चीज बता रहा हूं कि हेलोजन में भी कौन ज्यादा अच्छी तरीके से स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा है, ठीक है ना, तो फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन ज्यादा स्टेबल, क्लोराइड उससे कम, ब्रोमाइड उससे कम, आयोडाइड उससे कम। अब फ्लोराइड क्यों ज्यादा है, इसका कारण है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद में स्टेरिक जो उनका जो है ना हिंड्रेंस वो कम है इसका, कोई मतलब ज्यादा, जब छोटा साइज है तो कहाँ लड़ाई होती है, तो इस तरीके से बनाएगा। अब वो कह रहा है इसमें भी एक चीज और है, सबसे पहले हेक्सा हैलाइड सबसे ज्यादा बनते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसमें भी फ्लोरीन के साथ बने तो वो सबसे ज्यादा मजबूत। जैसे अब मैं एक चीज बना के बताता हूँ, सल्फर का फ्लोराइड से बनेगा तो ये 6 से बनेगा, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस तरीके से, ये मैं क्या बना रहा हूं, मैंने एक बीच में सेंटर आइटम सल्फर रखा है। अब सब देखिए क्या है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये देखिए ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और ऑक्टाहेड्रल में क्या है कि इसको ऑक्टा तो बोला, ऑक्टा क्यों बोला, क्योंकि इसके हेड जो है कितने हैं, जैसे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे 4 नीचे, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये इसकी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या हो रहा है, जो सल्फर है वो किसी रिएक्ट करना चाहता है तो कर पाएगा क्या, जब सब तरफ से फ्लोरीन से घिरा हुआ है, उस केस में सल्फर के पास में वो जाकर बॉन्ड बनाना चाहे तो बना पाएगा नहीं, है तो सल्फर ये इसने घेर रखा है, इसलिए इससे बॉन्ड बनता ही नहीं है, और ये इसके कारण से वो ब्रेक होता ही नहीं है, तो ये बहुत स्टेबल है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्शनली स्टेबल, उसका कारण है स्टीयरिक रीजन, ये है स्टीयरिक रीजन, और क्यों, इसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो इस तरीके से घेर के रखेगा।
अच्छा EX4 पे क्या होगा? सॉरी, अगर SF4 स्टेबिलिटी तो यही रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। SF6 में मैंने EF6 का बता दिया, हेक्सा जो ऐसे मजबूत होते हैं। अगर मैं बात करूं SF4, ये क्या है? EX4, ठीक है ना स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या चीज है? ये है गैस, ठीक है ना। SeF4 ये है लिक्विड, और TeF4 ये क्या है? ये सॉलिड। इसका मतलब समझिए, अप टू डाउन जाओगे, अगर फ्लोराइड बना रहा है तो उस केस में क्या होगा? स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, कॉम्पैक्ट नेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है? अब आपको ये बोलिए, इसके इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है ना। कैसे? तो हम बना लेते हैं, देखिए SF4 का बना था। सल्फर के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपन, तो इसके पास में देखिए आपको इस तरीके से आपको 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये F, ये 4, और ये क्या है? ये Lp है। अब ये इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है ना। इस हिसाब से रियल में क्या होता है कि जब 4 1 2 3 4 5 सिग्मा हो तो बनना कैसा चाहिए? जैसा कि इधर है SeF4, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अरे sp3d अगर किसी का हो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या बनेगा? पहले तो ट्राइगोन बनेगा नीचे की तरफ, और ट्राइगोनल, फिर इसमें लिखा जाएगा बाइपिरामिड, बाइपिरामिड, ठीक है। ओके, बट ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता? ऐसा कारण है इसका रिपल्शन। ये एक रिपल्शन है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। ये क्या है? ये है बॉन्ड पेयर। तो अगर उसकी जो थ्योरी है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि LP रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, LP-BP रिपल्शन सेकंड नंबर, BP-BP रिपल्शन थर्ड नंबर। तो ये कह रहा है कि जो LP-BP रिपल्शन है ये बहुत ज्यादा होता है। अब बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ये इसको इस तरीके से यहां से इधर से पुश करेगा, और ये भी इसको पुश करेगा, ये भी इसको पुश करेंगे। हालांकि ये थोड़ा पुश है लेकिन ज्यादा नहीं है, तो ये भी पुश है, ये हल्का है। इस केस में ये क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज रहेगी। कैसे चेंज हो जाएगी? ये मैं बताता हूं आपको इस तरीके से। ये देखिए सल्फर, ये इसका Lp, और ये इसका फ्लोरीन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये ऐसा सीसा बन गया। जैसा कि आप झूला बनाते थे, हम लोग ऐसा झूला बनाते थे, उसके अंदर ये इस तरीके से बनता था। एक व्यक्ति ये इस पे बैठता था, एक यहाँ बैठता था, और ये 2 लोग, तो ये 2 फ्लोरीन और ये फ्लोरीन में एक ऐसा कैसा बना है? इसको बोलते हैं सीसो स्ट्रक्चर। तो ये सीसा स्ट्रक्चर में होता है कौन? SF4, ठीक है ना। ये यहाँ पूरा लिखा है, इसलिए मैंने बताया आपको सीसा क्या स्ट्रक्चर। ये लिखा है होना चाहिए था, लेकिन सीसो स्ट्रक्चर बनता है किसमें? जब इस तरीके का रिपल्शन होता है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। बनना कैसा था? ये हाइड्रेशन यही रहेगा, पर इसमें थोड़ा चेंज आ रहा है। इससे के कारण से क्या हो रहा है? सीसो। ये आपका हो गया है SF4। इसमें देखो, in which one of the equatorial position is occupied by the lone pair of the electron. This geometry is also regarded as seesaw structure. ओके, अब बात करते हैं इसकी लास्ट वाले की। लास्ट वाला क्या है? EX2 वाला। अब EX2 क्या कहता है कि यहाँ पर अब तो 2 ही लोग हैं, और 2 ही आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाकर वो एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। इस तरीके की बनेगी, ये बताता हूँ आपको। पहला इसमें कैसा बनेगा? तो बोलेंगे सल्फर S2F2 बन रहा है, ठीक है ना। S2F2 इसको बोलते हैं हम बाइनरी। एक तो ये डाइमेरिक है, डाइमेरिक इन नेचर। हालांकि है ना, हेलाइड एक जैसा है लेकिन डाइमेरिक है। जैसे यहाँ पर है ये एक जैसा हेलाइड है, तो ये डाइमेरिक, ठीक है ना। मोनो हेलाइड एंड डाइमेरिक, 2 चीज बोलेंगे। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? सल्फर की बनाते हैं, मान लो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन बना देते हैं, तो ये है Lp और ये है Lp। तो टोटल कितना हुआ? 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका बनेगा sp3, ठीक है ना। और इस तरीके का डाइमेरिक बनेगा नेचर में, और मोनो हेलाइड्स रहेंगे।
अब वो कह रहा है कि इनका कुछ कोई प्रॉपर्टी भी है क्या? हाँ प्रॉपर्टी। क्या? इसको बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। जैसा मैं बताता हूँ इसमें सेलेनियम, ये देखिए ये डाइमेरिक मोनोहैलाइड, इससे बनेगा क्या? ये। अब मैं अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? इसकी निकालेंगे तो कितने आएगी? ये है -2 इसके आएगी +1 आ रही है, हाँ +1, ये +1 आ रही है। ये आप निकाल सकते हो, -1 की हैलाइड की होती है 2 × -1, उसमें 2 से डिवाइड कर दिया है ना। ये देखिए इसको मैं निकाल लूंगा 2x - 2 × -1, ठीक है ना, इक्वल टू 0, 2x माइनस +2 प्लस होगा, हाँ 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या होगा 1। ओके, यहां से निकाला। अच्छा यहाँ कैसा होगा? -4, x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4, तो यहाँ आएगी +4, और ये इसका तो 0 होगा क्योंकि ये तो फ्री फॉर्म में। ये है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। होता क्या है इसमें? इसमें क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से बढ़े तो क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अच्छा +1 से 0 जा रही है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। अच्छा एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन है जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म। H2S लेस एसिडिक है, THOT, मतलब एक आप क्वेश्चन देखिए उसमें क्या लिखा है? H2S लेस एसिडिक है या H2TE। तो बात अब भी मैंने बताया था कि ऊपर से लेकर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ इजीली निकलेगा, और जहां इजीली निकलेगा ना वहां ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ मजबूती से बंधा हुआ है लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक। ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस सल्फर के जो इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज है वो कौन है? PbS, ZnS, ये आपके लिखा हुआ है इसके साथ साथ। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ये बात मैंने बताई थी कि हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या थी? अप टू डाउन जाओगे नीचे की तरफ बॉन्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आते आते थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। बॉन्ड जब जब बढ़ेगा उसको तोड़ना आसान, मतलब हीट देकर उसको तोड़ना आसान है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि H2O लिक्विड क्यों है? ये मैं बता ही चुका हूँ कि H2O लिक्विड है और H2S गैस है। इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मैं अपने लेक्चर में समझा चुका हूँ। यहाँ तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।